समाचार पत्र को बंद करना पड़ा। और उसके बाद 9 मई 1829 को बंगदूत, 1864 में प्रजामित्र और 1844 में शिव प्रसाद सितारे हिंद का बनारस अखबार हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 1854 में समाचार सुधावर्षण नामक पत्र जो है वो प्रकाशित हुआ और इस पत्र की कुछ पंक्तियां जो हैं वो आप लोगों के सामने उद्धृत है। जैसे, यही सत्य हम लोग अपनी आँखों से प्रत्यक्ष महाजनों की कोठियों में देखते हैं कि एक की लिखी हुई चिट्ठी दूसरा जो है वो जल्दी बाँच नहीं सकता। तो ये मैंने आप लोगों के सामने क्रमशः हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को जो है साहित्य के माध्यम से रखने की कोशिश की है। आमतौर पर हिंदी भाषा के उद्भव विकास को जो है पुस्तकों में जो हैं वो व्याकरणिक दृष्टि से और शब्द भंडार की दृष्टि से रखने की कोशिश की गई है, लेकिन जब तक हिंदी भाषा के उद्भव विकास को साहित्य के धरातल के माध्यम से सामने नहीं रखा जाता, तब तक विद्यार्थियों की समझ में भी नहीं आता कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास क्रमशः कैसे हुआ है। और आधुनिक युग में आधुनिक साहित्यकारों ने हिंदी भाषा को संवारने में और निखारने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत बनाने में जिस विद्वान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत बनाया और एक व्यवस्थित खड़ी बोली आज साहित्यिक हिंदी के रूप में हम सब के सामने हैं। और आधुनिक हिंदी भाषा जो है, आधुनिक खड़ी बोली जो है, आज तो वैसे काफ़ी समृद्ध हो गई है और वही खड़ी बोली हिंदी भाषा के रूप में आज पनपी है और हिंदी भाषा के कई प्रयोजनमूलक रूप जो हैं वो भी निखरे हैं। कल तक तो ये था कि हिंदी भाषा सिर्फ बोलचाल के स्तर पर और सिर्फ साहित्यिक क्षेत्र तक ही सीमित रही थी। आज उन सभी क्षेत्रों में कि जहाँ जहाँ अंग्रेजी की गति थी, उन सभी क्षेत्रों में हिंदी ने अपने पैर जमाने शुरू किए हैं और हिंदी जो है वो एक स्वतंत्र भाषा के रूप में निखरती चली गई है। चाहे वो विज्ञापन हो, चाहे बाजार भाव हो, चाहे तकनीकी हिंदी हो, चाहे समाचार पत्रों की हिंदी हो, सभी में हिंदी भाषा जो है। और इसीलिए हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली जो है वो भी विकसित हुई है और केंद्र सरकार की ओर से भी हिंदी भाषा के विकास के लिए समय समय पर अलग अलग प्रावधान किए गए हैं और उसके माध्यम से हिंदी भाषा को विकसित करने का निरंतर प्रयास होता रहा है। अंग्रेज़ों के संपर्क में आने के कारण हिंदी अंग्रेजी से भी प्रभावित हुई है। उससे पहले और आमतौर पर ये होता है कि जो राजभाषा होती है वो राजभाषा लोगों के आकर्षण का केंद्र रहती है। इसलिए आकर्षण का केंद्र रहती है कि राजभाषा के साथ आजीविका जुड़ी हुई होती है। तो जिस समय फ़ारसी राजभाषा थी उस समय फ़ारसी से लोग प्रभावित थे और हिंदी भी फ़ारसी से प्रभावित हुई। हिंदी की वाक्य रचना पर भी फ़ारसी का प्रभाव देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, हिंदी के शब्द भंडार में भी आप अरबी, फ़ारसी, तुर्की शब्दों का बाहुल्य देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जैसे अंग्रेज़ों की शासन स्थापना के बाद अंग्रेजी से भी हिंदी भाषा जो है वो प्रभावित हुई है और अंग्रेजी के कई सारे शब्द जो हैं वो हिंदी ने ग्रहण किए हैं। और इतना ही नहीं, एक ध्वनि जो है आफिस, बाल जैसे आप शब्द प्रयोग करते हैं तो ये आ और ओ के बीच की जो ध्वनि है, आफिस, बाल आदि में जो प्रयोग किया जाता है वो भी हमने अंग्रेजी भाषा से ली है। और वाक्य रचना जो है वो भी अंग्रेजी भाषा से प्रभावित हुई है। तो कुल मिलाकर हिंदी की संस्कृति जो है, हिंदी भाषा की जो प्रकृति है वो लचीली प्रकृति रही है और हिंदी ने सभी से ग्रहण किया है और सभी से ग्रहण करते हुए हिंदी जो है वो निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हुई है और आज एक विकसित भाषा के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। तो ये संक्षेप में मैंने हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की परंपरा को या हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की रूपरेखा को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि मेरे इस व्याख्यान से हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को समझने में आपको अवश्य सहायता मिलेगी। और इसी के साथ ही मैं यहाँ अपना व्याख्यान पूर्ण करता हूँ। अस्तु। जय हिंद।